नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है रिंकू सोलंकी और हम पढ़ाते हैं स्पेशल हिंदी जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल रहेगी। जैसे MPPSC, SI, जेल पुलिस, फॉरेस्ट, SSC, GD, अदर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल रहने वाली है। और इसमें हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको हिंदी कराएंगे। मेरा नाम है रिंकू सोलंकी। आपका सोलंकी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है सोलंकी क्लासेस के नाम से। इसे आप सब्सक्राइब, फॉलोवर और इसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे चैनल पर हमें बने रहें। चलिए यहाँ पर हम करते हैं पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आज संपूर्ण वर्णमाला को हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर हम संपूर्ण वर्णमाला को पढ़ेंगे वीडियो में, तो देखते हैं कुछ लंबा हो सकता है, तो यहाँ पर जितना हो जाएगा, या अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो हम अगले वीडियो में आपके कंप्लीट करेंगे। इसमें एक एक चैप्टर को हम बारीक से पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि पहले हिंदी क्या होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी भाषा। क्या हम देखने वाले हैं? भाषा। हिंदी भाषा क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा। यहाँ पर मैं भाषा के बारे में थोड़ा बहुत वैसे ही बताऊंगा। हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। तो यहाँ पर हम पहले भाषा के बारे में वैसे ही थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। भाषा का अलग से टॉपिक है, हम अलग से उनको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है। किससे? भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा शब्द अरबी फारसी का शब्द है। भाषा शब्द किस भाषा का है? अरबी फारसी का शब्द है, जिसे भाष धातु से जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने वो रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। कौन सा होता है? लिखित। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक होता है आपका उच्चारित रूप और लिखित होता है आपका वर्तनीय रूप। कौन सा होता है? वर्तनीय रूप। यहाँ पर हम देखने वाले हैं मौखिक और लिखित में। तो भाषा हमारे दो रूपों में परिवर्तन किया है। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित रूप। तो मौखिक क्या होती है? मौखिक वो होती है जब हम इस भाषा को रोज घरों में, बोलचाल में, अपने परिवार, फैमिली, किसी भी रिलेशन में आप बताएं जो बातें करते हैं, वो होती है आपकी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा वो होती है जो हम इस भाषा को जो आपके एग्जामों के लिए मतलब एग्जामों के लिए अवेलेबल है, और इसे हम एग्जाम के लेवल से हम पढ़ते हैं। जो हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो हमें लिख के दिया है और हमें जो पढ़ाया गया और जो पढ़ रहे हैं हम, उसी को हम क्या है शुद्ध वर्तनी रूप में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं कि चिन्ह डालो। क्या कहते हैं? चिन्ह। तो ये चिन्ह है। तो चिन्ह ये हमेशा 100% गलत माना जाएगा। शुद्ध वर्तनी के हिसाब से चिन्ह ये सही है या चिन्ह यह सही है। कौन सा? ये वाला। मैंने कहा आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद ऐसे लिखा, तो ये 100% गलत है। ये दोनों सही हैं।
जैसे आशीर्वाद लिखा जाता है, सही आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। बहुत से लिखते हैं गांधी, तो ये गांधी 100% गलत है। तो यहाँ पर हम गांधी लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से गांधी। तो ये वाली गांधी आपकी 100% सही है। इस प्रकार के जो शुद्ध वर्तनी रूप है हमें बिल्कुल इस बात से आपको पढ़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ स्टार्ट करते हैं अब वर्णमाला से। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वर्णमाला क्या है, और यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द भाषा धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। एक और होता है बोलना या कहना। इसकी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है। यहाँ तक हम अब करते हैं वर्णमाला को स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं हम वर्णमाला। हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो यहाँ पर देखते हैं पहला टॉपिक हमारा वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला। जो टॉपिक अच्छा है और बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका। तो इससे कई काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। यहाँ पर एक होती है, हाँ एक और चीज़ बताने वाला था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखितम में होती है आपका, क्या होती है, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि वो शब्द होता है, ध्वनि वो होती है कि जिसे हम किसी वर्ण को लिखने से पहले उसे उच्चारण के स्थान पर रखा जाता है, उसे कहते हैं ध्वनि। जैसे उच्चारण किया जाता है, किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने बोला क, तो ये प्रकार की क्या है, ध्वनि। मैंने बोला च, छ, ज, झ, न, तो ये क्या है, आपकी ध्वनि है। जैसे ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला क तो एक प्रकार की ध्वनि हो गई। जिस प्रकार से मैंने बोला, इसको यहाँ पर मैंने प्रदर्शन नहीं किया, और जैसे मैंने इसको बोल दिया कि प्रदर्शन हो गया क, तो ये हो गया आपका, क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण हो गया। जिससे मैंने जिसे प्रदर्शन नहीं किया गया, तो हमें पता नहीं था क्या कारण। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि क ऐसे लिखा जाता है, तो इसे हमने किसके मान लिया, वर्ण मान लिया। क्या मान लिया, वर्ण मान लिया। और पहले था क, ख, ग, तो हमने किसी चीज़ पर हमने हेलो हाय करते हैं ना, तो जिस प्रकार से जो हम ध्वनि माध्यम से जो बातें करते हैं वो होती है सबसे पहले ध्वनि। फिर हम अगर किसी चिट्ठी लिख करके हम किसी को सेंड करते हैं, या किसी चीज़ को, जो वो होते हैं आपके वर्ण। तो इसी प्रकार से माध्यम से है यहाँ पर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी ध्वनि, और लिखित रूप में होता है उसका वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा की छोटी इकाई ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। पहली होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद आता है वर्ण। क्या आता है, वर्ण। वर्ण के बाद आता है, बनता है आपका शब्द, और शब्द से मिलकर के बनता है आपका वाक्य। क्या बनता है, वाक्य बनता है। पहले निकलती है ध्वनि। मैंने कहा अ, क्या कहा, मैंने कहा क बोला, तो क कैसा एक ध्वनि है। जैसे ही मैंने इस क को प्रदर्शन किया क, तो क कहलाएगा आपका वर्ण। और जैसे ही क को वर्ण के साथ मैंने शब्द बनाया काम, मैंने बताया काम, तो ये हो गया आपका शब्द। जहां दो वर्ण आपस में मिलकर के जो कार्य करते हैं वो कहलाते हैं आपके शब्द। एक से अधिक, 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं वाक्य। जैसे कहा मैंने, मोहन काम करता है। क्या करता है, काम करता है। ये कहलाएगा अपना वाक्य। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाक्य।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, फिर उससे बड़ा होता है क्या वर्ण, फिर उससे बड़ा होता है शब्द, फिर उससे बड़ा होता है वाक्य। तो इस प्रकार से क्रम बाय क्रम से यहाँ पर हम चलते हैं। तो पहले आई थी ध्वनि, किसी वाक्य को या किसी वर्ड को पहले बोला जाता है, फिर उसके बाद को हमने लिखित रूप में उसको प्रदर्शित किया, फिर उसके बाद को हमने दो शब्दों को, दो वर्णों को जोड़ा, दो वर्णों को जोड़ करके हमने इसमें क्या है, दो से अधिक या एक से अधिक वर्णों को, शब्दों को हमने जोड़ा, तो वह बना आपका वाक्य। और वाक्यों को हमने जोड़ करके बनता है कथन। क्या होता है, तो किसी जो प्रकार के हमने जो लंबे चौड़े जो वाक्य होते हैं वो प्रकार के ऐसे प्रकार के बनते हैं कथन। जैसे हमने कहा, इसे हम देवनागरी लिपि में भी जानेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे को हम पढ़ते हैं अब वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वो होती है जैसे वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों को मिलाकर के, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को मतलब वर्णों को एकत्रित करके जो बैठा करके जो क्रम बाई क्रम से बैठाया जाता है, क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम को बैठाया जाता है वर्णों को, उसी को कहते हैं वर्णमाला। जैसे मैंने कहा कि किसी मोतियों को एक धागे में पिरो करके जो माला बनाई जाती है उसे कहते हैं वर्णमाला। उसी प्रकार से होती है आपकी वर्णमाला। सभी वर्णों को एकत्रित करके जो वर्णमाला बनाई जाती है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही धागे में फूलों को पिरो करके जो माला बनाई जाती है उसे कहते हैं फूलमाला। उसी प्रकार के वर्णों को व्यवस्थित क्रम में बैठा करके उसे कहते हैं वर्णमाला। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर वर्णों को समझ में आ गया। अब इसमें वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जैसे वर्ण प्लस के माला। वर्ण प्लस के माला, तो हमने यहाँ पर वर्णमाला की परिभाषा समझी। वर्ण क्या होती है? ध्वनि के लिखित रूप को, किसको? लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और यहाँ पर समझने की एक एक चीज़ आप इसे नोट कर जा सकते हो, कॉपी पेन से लेकर के आप इसे आसानी से। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर सी बात है यहाँ से, यहाँ तक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्णमाला को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और एक होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यंजन क्या और स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो व्यंजन वो होते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कुल 52 वर्ण, कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने कुछ स्वरों में डिवाइड किया, कुछ व्यंजनों में, कुछ प्लुत स्वरों में हमें इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हाँ एक और बात है, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है कितनी? 48 मानी गई है। कितनी मानी गई है?
48 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 48 मानी गई है। तो यहाँ पर कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 48 मानी गई है, यानी 48 मानी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वरों को। तो यहाँ पर हमने स्वर देखे, तो कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी 13। यहाँ पर कुल स्वरों की संख्या होती है 13। वर्णमाला में, वर्णमाला में स्वरों की संख्या, संख्या होती है आपकी कितनी? 11। और देवनागरी, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है 10। कितनी है? यहां पर कुल स्वरों की संख्या मानी जाएगी 10। कुल स्वरों की संख्या है 10। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। देवनागरी लिपि से स्वरों की संख्या है 10। कितनी मानी जाएगी? 10 मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। आपके तीनों प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। कहीं अगर कुल स्वर पूछ लिया जाएगा तो 13 काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर अगर सिंपल से पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या उतनी कितनी होती है? 11 होती है। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब 11 और 10 कौन सी होती है? जैसे अ, आ, कॉमा ई, कॉमा ई, कॉमा ऊ, कॉमा ऋषि, कॉमा ए, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा औ। ये होती है आपके कुल वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। और यहाँ पर ही काउंट किए जाते हैं आपके अंग और गह। अंग और गह, इन्हें कहते हैं अयोग बहा। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अयोग बहा। दोनों को कहते हैं अयोग बहा, क्योंकि इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं विसर्ग, इसे कहते हैं अनुस्वार, और दोनों को मिला करके कहते हैं अयुग बहा। तो यहाँ पर अगर अंग और है को जोड़ा जाए तो कुल 52 कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 13 मानी जाएगी। और यहाँ पर वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। तो यहाँ पर हमने इन 11 को काउंट किए जाएगा यहाँ पर। और जैसे अगर देवनागरी लिपि में पूछता है तो यहाँ पर ऋषि को इसमें से हटा दिया जाएगा। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी रह जाएगी? 10 मानी जाएगी। या 10 मानता है आपका एसएससी। इसी ऋषि को क्या है कि 2003 में इसको हटा दिया गया है और इसे आज भी मान्य नहीं करता है। एमपीपीएससी, अगर एमपी का कोई भी एग्जाम होगा वो आपको आज भी मान्य करता है। तो इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 11 मानी जाएगी। और कुल स्वरों की संख्या मानी जाएगी 13। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा को। यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजनों को। व्यंजनों को कम से कम 33 वर्गों में बांटा गया है। 33 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। 4 इसके, 2 अयुग्म बहा, 2 इसके 2 गुण होंगे, 2 गुण व्यंजन कहलाते हैं। और 4 आपके संयुक्त हो गए और ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, ह, और संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ
और क से म तक 25 रह गए, 25 और 4 29, 29 और 4 31, 31 29 और 4 33, 29 और 4 33 वर्ग में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल माना जाएगा तो 48 और कुछ 2 गुणे हैं, और उसके आपके एक होता है आपका श्र होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर कितने वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम बताएंगे वर्णों को, व्यंजनों के बारे में, पहले हम स्वरों के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजनों पे आएंगे। तो आपको एक एक वर्ड का यूज जरूर होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वो होते हैं जो संगीतों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लंबी ध्वनि, लंबी ध्वनि किसी वाक्य को खींचने के लिए संगीतों में प्लुत स्वर का कहाँ यूज होता है? संगीतों में ज्यादातर इसका यूज मिलता है। जैसे मैंने बोला ओम, क्या बोला? ओम। जहां पर स्वर और व्यंजन से बोलने पर उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, जहां स्वर से अधिक व्यंजन में समय लगता है बोलने पर, उच्चारण में, और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों से अधिक समय लेता है आपका प्लुत स्वर। जैसे बोला ओम, मैंने लिखा राम, मैंने बोला राम, मतलब एक लंबा स्वर खींचने के लिए, एक लंबा सा स्वर खींचा चला जाए, उसे कहते हैं हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जहाँ तक संगीतों की जो लंबी ध्वनि को खींचा जाता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। ओके सर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे कहते हैं आपका प्लुत स्वर। ये हो गए आपके व्यंजन स्वर, और यहाँ पर होते हैं आपके स्वर। तो यहाँ पर हम एक एक चीज को फिर से, यहाँ पर स्वरों के बारे में हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर को हम समझाएंगे और भी। तो यहाँ पर हम पहले स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर आपके हुआ था, ये क्या हुआ? व्यंजन के बारे में आपका ये व्यंजन हो गया यहाँ तक। इसमें जो व्यंजन है आपका ये वाला, ये आपके किसी का प्लुत स्वर का ये उदाहरण है। आपके किसकी उदाहरण है? प्लुत स्वर के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने यहाँ व्यंजन स्वर के बारे में पढ़ा, फिर व्यंजन के, फिर प्लुत स्वर के। तो हम पहले और स्वर के बारे में और डिटेल देख लेते हैं कि स्वर है क्या और इसमें क्या होता है। चलिए यहाँ तक रब कर दूं। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में, और स्वर के बाद में फिर हम लंबा सा एक और, फिर हम धीरे धीरे फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? आपके व्यंजनों पे पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर स्वर देखते हैं। क्या देखते हैं हम? स्वर। तो स्वर को हमने स्वर के रचना की दृष्टि से, हमें ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से स्वर के रूप, स्वर के क्या रूप? रचना की दृष्टि से स्वर के रूप होते हैं दो। कितने होती हैं? दो। एक होता है मात्रा रूप, और एक होता है मूल रूप। कौन सा होता है? मूल रूप या मात्रा रूप, दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप क्या होते हैं? मूल रूप होते हैं आपके अ से अ तक, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ। ये क्या हो गए आपके? ये कहलाएंगे आपके मूल रूप, जो जैसे कि तैसे आपके काउंट किए जाते हैं। मात्रा रूप क्या होते हैं? इनकी जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी मात्रा रूप। जैसे छोटे आ की, बड़े आ की, छोटी की मात्रा, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, ऋषि की, यहाँ क्या आएगी? ऋषि की मात्रा, ए की, आई की, और ओ की, और औ की।
ये होती हैं आपकी मात्रा रूप। क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगे मात्रा रूप, ये कहलाएंगे आपके मूल रूप। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि स्वरों के मूल रूप किसे कहते हैं? तो किन्हों को कहते हैं? इन वर्णों को कहते हैं। क्लियर सी बात है। मात्रा रूप क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे। अ से औ तक आपके ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके मूल रूप कहलाएंगे, और मात्रा रूप आपके यही मात्रा रूप कहलाएंगे। ठीक है यहाँ तक सर? हाँ, अब यहाँ से आगे को फिर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा अयोग बहा, अयोग बहा, अयोग बहा कहलाएंगे आपके कौन कौन से? अयोग बहा कहलाएंगे आपके दो होते हैं अयोग बहा। एक होता है अंग और एक होता है आपका अह। क्या होता है? अह। इसे कहते हैं अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं, और इसे कहेंगे अनुस्वार। यहाँ पर इसे विसर्ग कहा जाए, अनुस्वार कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा विसर्ग। यहाँ पर एक और देखते हैं, ये तो ये खाली बिंदी होती है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और यहाँ पर एक चंद्र बिंदु होता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, इसे कहेंगे अनुनासिक। एक खाली चंद्र बिंदु होता है, इसे कहते हैं अंग्रेजी से आवत। अंग्रेजी से आवत। क्या कहते हैं? अंग्रेजी से आवत। जैसे अंग्रेजी से आवत होते हैं आपके कॉलेज। क्या होता है? कॉलेज। डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। ये सभी क्या है? इसे अंग्रेजी से आवत के जो वर्ड होते हैं आपके, वो कहलाएंगे कॉलेज, डॉक्टर। इस प्रकार से ऑफिसर, इसी प्रकार के जो वर्ड कहलाएंगे आपके, इससे कहलाएंगे जो इससे अंग्रेजी आवत के वर्ड होते हैं। ये होते हैं आपके अनुनासिक, जो नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और इसे अनुस्वार क्यों कहते हैं? ये सिर्फ नाक के भर बोला जाता है। अंग, कंग, खे, कैसे प्रकार से बोला जाता है? जैसे कंकड़, मैंने बोला कंकड़, तो इसे सिर्फ नाक पर ही बोझ दिया जाता है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। और इसे अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों के माध्यम से बोला जाने वाला क्या कहलाएंगे? इसे कहेंगे अनुनासिक। अंग्रेजी से आवत वर्ड है जो आपके कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, इसी प्रकार से आपके ये वाले नॉलेज वगैरह, ये सभी क्या आएंगे? आपके अंग्रेजी से आवत आएंगे, वर्ड कहलाएंगे। तो ये होते हैं आपके। एक और होता है आपका चिन्ह। इसी प्रकार का एक और चिन्ह होता है आपका, इस प्रकार से होते हैं, इसे कहते हैं लाघव। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाघव। लाघव चिन्ह का कहाँ यूज होता है? जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर को हमने जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो डॉक्टर को क्या लिखेंगे? डॉक्टर। इस प्रकार से डॉक्टर लगता है, तो इसे यहाँ पर जो लगता है उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? इसे लाघव चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे लाघव चिन्ह कहेंगे। मैंने कहा पंडित, तो ये पंडित हमने ऐसे लिखा, तो पंडित क्या हो गई आपकी? ये वाले इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जैसे हमने लिखा, तो इसे कहते हैं जो बिंदी खाली सी बिंदी होती है बीच में, उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। ये कई बार पूछा गया है आपका। यहाँ पर और देखते हैं हम, यहाँ पर और देखते हैं, एक देखेंगे नुक्ता। क्या देखेंगे? नुक्ता देखेंगे। यहाँ पर नुक्ता, तो यहाँ पर नुक्ता देखने वाले, तो नुक्ता क्या होता है आपका? जो वर्डों के नीचे लगता है उसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला गजक, ये क्या लिखा? गजक। जैसे ही मैंने इसको सही वर्ड बोलाया, तो यहाँ इसके नीचे लगाया, तो इसे बोलेंगे गजक। एक होता है गजल। क्या होता है? गजल। तो सही शब्द होता है गजल। तो ये नुक्ता के हिसाब से आपके क्या है? आपके शुद्ध बर्तनियों में भी पूछे जाते हैं। तो गजल कैसे लिखा जाता है? गजल इस प्रकार से लिखा जाता है, गजल। क्या कहते हैं? इसे कहेंगे गजल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गजल, और इसे कहते हैं गजल। क्या कहते हैं? इसे गजल, और ये होती है गजल,
और ये होती है गजल। तो सही शब्द होता है गजल, तो इसीलिए इसे को कहते हैं गजल। तो यहाँ पर जो नीचे लगा है इसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं नुक्ता। ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर और वर्डों को हम देखेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद क्या देखेंगे हम? स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर के भेद होते हैं आपके, स्वर के भेदों में हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से में? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है आपका ह्रस्व दीर्घ संयुक्त, और एक और होता है ह्रस्व दीर्घ, और एक होता है आपका अयोगवाह। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं आपके? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे आपके 2। कौन कौन से होते हैं आपके? अ और ई और उ और ऋषि, ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ये कहलाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं आपके? दीर्घ स्वर वो कहलाते हैं जैसे समान स्वरों से मिलकर के जो ही दीर्घ हो जाते हैं वो कहलाएंगे आपके। जैसे मैंने बोला समान स्वरों से मिलकर दीर्घ हो जाना, वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैसे अ प्लस के अ बराबर क्या आएगा? आ आएगा। ई प्लस के ई बराबर क्या आएगी? बड़ी ई आएगी। उ प्लस के उ बराबर क्या आएगा? बड़ा उ। क्या आएगा? बड़ा उ। तो ये होते हैं आपके दीर्घ। इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 मानी जाएगी। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं, संयुक्त स्वर वो होते हैं इनको संयुक्त स्वर वो होते हैं जो भिन्न स्वरों से मिलकर के जो दीर्घ हो जाते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोला अ प्लस के ई बराबर क्या हो जाएगा? ए, और अ प्लस के ए बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अ प्लस के उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और अ प्लस के बड़ा उ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो संयुक्त स्वर बन के बने हैं तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके? होते हैं ये 4 प्रकार के। तो इन्हें यहाँ पर संयुक्त या अयोग भाग तो अपन जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया अंग और है। तो जहां पर आपके दीर्घ और संयुक्त स्वरों से मिलकर के एक और बनते हैं दीर्घ, दीर्घ और संयुक्त स्वरों से मिलकर के बनती है आपकी संधि स्वर। कौन सी बनती है? संधि स्वर होती है। इनकी संख्या होती है 7। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वर की संख्या होती है आपकी 7। वो कौन कौन से मिलकर बनती है? आपकी दीर्घ और संयुक्त स्वरों से मिलकर के बनती है आपकी संधि स्वर। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आपके दीर्घ और संयुक्त स्वरों से मिलकर के संधि स्वर बनती है, तो इनकी संख्या होती है 7। क्योंकि 3 ये काउंट किए जाएंगे तो ये काउंट किए जाएंगे 4। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, और 7 और 3 10, और 10 1 11 आपके ये हो गए स्वर। और 2 आपके ये वाले। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों के भेद हो गए 4 भागों में डिवाइड किया, तो इसीलिए इसके पूरे के पूरे स्वरों की संख्या हो गई आपकी 13। यहाँ पर पूछा जाएगा तो 11, और देवनागरी लिपि से पूछा जाएगा तो ऋषि को हटा दीजिए तो आपके स्वरों की संख्या बचेगी 10। यहाँ तक मेरे समझ में आया होगा कि आपको यहाँ तक से आपको क्लियर हो गया होगा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं हम? स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आए तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हिंदी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, और ये आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर। ये इसमें पूरा का पूरा आपका SI लेवल का सिलेबस कराया जाएगा। बस इसे आपको हर बच्चे की तरफ, हर भाई के लिए पहुंचा दीजिए। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भी ये बहुत शानदार रहने वाली है। अभी हमारे कोचिंग चल रही है सबलगढ़ कैलारस में। तो हमने क्या है, यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया तो कुछ पटवारी के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत अच्छा फंसा है। एक SSC GD की जो बच्चियाँ थीं 2-3, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया तो 20 में से 18 नंबर उनके SSC GD में आए थे। तो हमारा जो क्वेश्चन बताया जाता है और पढ़ाया जाता है वो आपके एग्ज़ामों में लिए आता ज़रूर है। तो इसे कृपया पढ़ते रहें और हमें फॉलो करते रहें। ठीक है सर, यहाँ तक। अब हम देखते हैं वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? स्वर के वर्गीकरण को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण, क्या? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक होता है जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। एक है आपका ओष्ठाकृति के, ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण। एक है आपका मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? वर्गीकरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया था, ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया था, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे इनकी आकृतियों के, जैसे जीव के आधार पर कैसे कैसे बोला जाता है। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं हेडिंग। यहाँ पर पहली हेडिंग लेंगे हम जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर आपके यहाँ पर 3 भागों में से डिवाइड किया गया। जीव को कितने भागों में डिवाइड किया गया? जीव को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर। एक होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। और एक होता है पश्च स्वर। कैसा होता है? पश्च स्वर। अब यहाँ पर ये वाली जीव है आपकी, तो यहाँ पर ये वाली आगे का भाग है, इसे कहेंगे अग्रस्वर, अग्रस्वर। ये वाला भाग है आपका यहाँ पर, तो ये होता है आपके मध्य भाग, बीच वाला भाग। और ये पीछे का भाग है, इसे कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहेंगे। तो इन माध्यमों से आपके कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? अग्रभाग से कौन कौन से? ई ए आई। यहाँ से इससे कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसको हम फिर फॉलो करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं बताता हूँ। तो अग्र जीव के अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग से स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के अग्रभाग से बोला जाता है आपका ए आई। कौन कौन से बोले जाएंगे? ए आई, ई और ए आई। जीव के जो अग्रभाग से स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है ई और ए। इनसे होता है आपका अ,
खाली अ, मध्य भाग से बोला जाता अ। तो यहाँ पर जो आपको जिस स्वर को बोलने पर जिसकी आपकी जीभ है क्या है रही होगी, इट सी रही होगी। और यहाँ पर आपके पश्च भाग से बोले जाते उ ऊ और ओ औ। क्या बोला जाता है? ओ औ। तो ये होते हैं आपके जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या होता है? जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपके ये बोले जाएंगे अग्रभाग से ई आई और मध्य भाग से आपके मध्य स्वर से बोले जाएंगे अ और पश्च स्वर से बोला जाएंगे आपके उ और वो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीभ के आधार पर पश्च स्वर होते हैं कौन से? आपके इनमें से एक ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसे दे दिया ओ अ ए ऐ ए ई। तो आप बताइए इसमें पश्च स्वर कौन सा है? आपसे पूछ लिया अग्र स्वर में से आपको दे दिया ई और अ उ और ओ। इनमें से बताइए अग्र स्वर कौन सा है जीभ के आधार पर? तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। नंबर 2 दूसरी हेडिंग है आपके मुखाकृति के आधार पर। दूसरी हेडिंग है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इससे वर्गीकरण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 4 भागों में इसे डिवाइड किया है। कितने भागों में? 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? इसे हमने 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में, 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक होता है आपका समृद्ध स्वर, एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, एक होता है विव्रत स्वर और एक होता है अर्ध विव्रत स्वर। क्या होता है? अर्ध विव्रत स्वर। तो यहां पर अब मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 4 भाग। एक होता है समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। यहाँ पर क्या होता है? समृद्ध स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को बोलने पर कम समय लगता है या कम मुंह खुलता है, उन्हें कहते हैं समृद्ध स्वर। इन समृद्ध स्वर से कुछ कम और समय लगता है, उन्हें कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। इन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की आकृति बनती है वो कैसी बनती है? आपकी मुखाकृति जो बनती है आपकी गोल बनती है और इससे ही कम इसमें का समय लगता है। तो इसे कहते हैं आपके अर्ध समृद्ध स्वर। विव्रत स्वर में क्या होता है? जिसमें आपका मुख की आकृति पूर्ण बनती है और इससे अधिक कम समय लगता है अर्ध विव्रत स्वर में। तो इसे क्या कहते हैं? आप अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि ई और उ, तो ये समृद्ध स्वर कहलाएंगे। अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं ए ओ ए ओ ई उ। इन समृद्ध स्वरों में जो मुंह की आकृति कम बनती है। अब इनसे कम समृद्ध स्वर से थोड़ा कम समय कम मुंह की आकृति बनती है, उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे ई, इसमें बनेगा आपका आ। क्या बनेगा? आ। इसमें बनेगा आपके ऐ और ओ। अर्ध समृद्ध अर्ध विव्रत स्वर में आएंगे आपके कौन कौन से आएंगे? आपके ऐ ओ
और इसमें क्या बनेगा आ, और इसमें ओ ए ओ। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके, इस प्रकार से इसमें अ भी काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके समृद्ध स्वर में, ये आएंगे आपके अर्ध समृद्ध स्वर में, और ये आपके आएंगे विपरीत स्वर में, और ये आएंगे अर्ध विपरीत स्वर में। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, रह सकता है। इनमें जो कम समय लगता है, इससे जो कम समय इसमें लगेगा, कम समय इसमें लगेगा, इसे कहेंगे अर्ध विपरीत स्वर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो डाउट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ आपको, एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉप तरीके से चल रहे हैं अपन, यहाँ पर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर अब हम कहाँ, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आप थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा स्लो या आवाज़ में किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी हेडिंग होती है आपकी ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? तीसरी हेडिंग है आपकी ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। यहाँ पर तीसरी हेडिंग देखेंगे, यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। कौन कौन सी में डिवाइड किया? एक होता है आपका अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है आपका वृत्ताकार स्वर। कैसा होता है? वृत्ताकार स्वर, और एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है आपका अवृत्ताकार। जिसमें वृत्त आधा बनता है वो होता है आधा वृत्ताकार, अवृत्ताकार, जिसमें मध्य स्वर, और इसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर। तो इसमें क्या आएंगे आपके, आपके आएंगे इसमें ए आई, और इसमें आएगा आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ 1 मिनट होल्ड पर रहना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाँ हम देख रहे थे वृत्ताकार। तो वृत्ताकार बनेंगे आपके ए और ए आई से। किससे बनेंगे? ए और ए आई से। और मध्य स्वर बनेगा आपका अ से, और अवृत्ताकार बनेगा उ और ओ औ से। क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए अवृत्ताकार मतलब ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों के आधार पर ए आई, तो यहाँ पर कम बन रहा है। जैसे मध्य स्वर बोला अ, तो यहाँ पर जैसे हमने बोला अवृत्ताकार, अवृत्ताकार में उ ओ औ, तो यहाँ पर होठों की आकृति कैसी बन रही है? बिल्कुल गोल बन रही है। एक होता है मध्य और वृत्ताकार स्वरों के मध्य में जो बनता है आपका होता है आ, इसे कहते हैं वर्तुल्य। वर्तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य और वृत्ताकार के दोनों ध्वनियों से मिलकर के बनता है उसे कहते हैं आ, तो इसे कहेंगे वर्तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका एक होता है वर्तुल्य से कई बार पूछा गया है कि बड़ा आ ओष्ठाकृति के आधार पर किस प्रकार से बोला जाता है? वर्तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम स्वरों का कंठीकरण, जो कंठ या किसी गले से उच्चारण की दृष्टि से। यहाँ तक समझ में आए इसे नोट कीजिए।
अब मैं इसे रब करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम उच्चारण के और उच्चारण के स्थान पर स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या देखते हैं? स्वरों का उच्चारण स्थान। कैसे? स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे हम इस प्रकार से। यहाँ पर देखते हैं, ये होता है आपका, इसे कहते हैं कंठ, इसे कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ओष्ठ, और इसे कहते हैं तालु, और ये होती है आपकी मूर्धा। तो यहाँ पर तालु और मूर्धा को समझिए। मूर्धा क्या होती है? जो जीभ का ऊपरा भाग है, जीभ का ऊपरा भाग है, जीभ फेर के देखो, खुरदरा सा भाग होगा, उसे कहते हैं मूर्धा। तालु किसे कहते हैं? तालु वो होती है आपकी, तालु वो होती है जो आपके कंठ के यहाँ पर इस प्रभाग में, यहाँ पर लटकी होगी, टुनटुनी सी होती है, जो प्याज की छिलकी के यहाँ पर एक वो होती है, उसे कहते हैं तालु। तो इन वर्णों से बोले जाने वाले तालु कौन कौन से वर्ण होते हैं यहाँ पर देखे जाएंगे। आपके कंठ से बोला जाता है आपका, कौन से बोले जाते हैं? कंठ से बोला जाएगा आपका अ और आ, अ और आ, अ और आ। ओष्ठ से बोले जाने वाले उ और ओ औ, उ। यहाँ पर तालु से बोले जाएंगे आपकी ए, क्या बोले जाएंगे? ए। तालु से ए, यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा होगा। ए, ओ उ, यहाँ पर आ, यहाँ पर कंठ में क्या है आपका? वाइब्रेशन हो रहा है। कंठ और तालु से इसे कहेंगे कंठ तालव्य। क्या कहेंगे इसे? कंठ तालव्य, या कंठ तालु से बोले जाएंगे आपके ओ औ, सॉरी, इससे बोले जाएंगे ए आई। क्या बोले जाएंगे? ए और आई। कंठ तालब से बोले जाएंगे आपके ए आई, और कंठ ओष्ठ, इसे कहेंगे कंठोष्ठ, 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 कंठोष्ठ से बोले जाएंगे आपके ओ और औ। ये आपके बोले जाएंगे ओ औ से। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कंठ, ओष्ठ और तालु से। तो यहाँ पर जो कंठ से बोले जाएंगे आपके आ, और तालु से बोले जाएंगे ए, और ओष्ठ से बोले जाएंगे उ, और यहाँ पर ओट और कंठ से मिल करके बोले जाएंगे कंठोष्ठ। तो ये बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे? ओ औ। और यहाँ पर कंठ तालव्य या कंठ तालु, इसे क्या कहते हैं? कंठ तालु। कंठ और तालु से, दोनों से मिलाकर के बोले जाएंगे आपके, क्या बोले जाएंगे? ए और आई। यहाँ तक आपके ये स्वर हो गए खत्म। यहाँ पर हम स्वरों की करते हैं समाप्ति, स्वरों की समाप्ति। तो स्वरों की हमने यहाँ पर समाप्ति, स्वर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे इसी क्लास में, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों को अच्छे तरीके से। यहाँ पर आया हो, कोई डाउट आया हो तो इसे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, तो हम यहाँ पर बताएंगे आपको। और हर कोई भी समस्या हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेरी बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। और कुछ अगर ऐसा हुआ हो आपका दिन बहुत शुभ निकले, और आपके हर मैं मनोकामना करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और आपकी हिंदी हम आपके लिए देने के लिए तैयार हैं।
बहुत मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना साथ में और आपको ये सफलता हासिल आपको मिलेगी। थैंक यू भाई दोस्तों, थैंक यू।